हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सी-टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो आगे की जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसको हम लोग लेकर के आपके सामने हम आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पर हमने पिछला वीडियो बना चुके हैं। पेडागॉगी से रिलेटेड हमारा पिछला वीडियो अभी आया होगा आपके सामने, आपने उसमें देखा होगा चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए जो एग्ज़ाम पॉइंट्स होंगे इनको हम आपको सामने रखेंगे। और उसके बाद जैसा कि हमारा एक रूटीन रहता है कि हम बाद में कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स को सॉल्व भी कर रहे होते हैं MCQs के अकॉर्डिंग, तो हम वो भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं उसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस YouTube चैनल्स को हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको तुरंत मिलते रहें। और साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे, इसकी भी हमें उम्मीद है, ताकि हम अपने अंदर रिफॉर्म और सुधार कर सकें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि आज जो है हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इस पर हम सीधे स्लाइड से ही बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अब आपके सामने स्लाइड ओपन हो चुकी है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हम प्रगतिशील शिक्षा पर मुख्य बात क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक आंदोलन है जो कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, एक 19वीं शताब्दी का शैक्षिक आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये एक जो है शैक्षिक आंदोलन है। तो मुख्य बात आपको ध्यान रखना है कि यह एक शैक्षिक आंदोलन है और जो कि 19वीं शताब्दी में के अंत में शुरू हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में ये विभिन्न रूपों में बना हुआ है। विभिन्न रूप इसके कौन कौन से हैं, तो विभिन्न रूप है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, इसके साथ साथ जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा है, इसके साथ साथ जो है इसमें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसकी भी हम बात करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अन्य रूपों में बना हुआ है। तो किस रूपों में बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो इस तरह से जो है इसका सीधा सीधा संबंध इससे है। ठीक, बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। तो क्वेश्चन के रूप में आज का जो आंसर होगा वो ये होगा कि इसमें शिक्षा को क्या किया जाता है, अधिक व्यवहारिक बनाने का पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ कहेंगे कि इसके प्रतिपादक और फाउंडर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज की जो हमारी वीडियो होगी, इसमें कोशिश रहेगी कि 2 स्लॉट हैं इसमें हमारे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। इसमें एग्जाम में किसी भी तरह का एग्जाम आप देने जा रहे हो, किसी भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हो, टेट, सी-टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी 1 आध 2 क्वेश्चन आपके इसमें से जरूर बनेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हर हाल में आते हैं। जो हम 15 क्वेश्चन आपके सामने आज डिस्कस करेंगे वो लगभग सभी ज़्यादातर सी-टेट, टेट के एग्जाम से संबंधित रहे हैं। तो इसमें कई एग्जाम में आते हैं, जैसे कि सबसे पहले कि ये इसके प्रतिपादक कौन थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। या ये कह सकते हैं कि जॉन डीवी ही इसके क्या हैं, प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक हैं इसके। ठीक है, जॉन डीवी इसके प्रतिपादक हैं, फाउंडर हैं इसके। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो उनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लैब विद्यालय किससे संबंधित है। तो लैब विद्यालय जो है वो प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित है। लैब विद्यालय किससे संबंधित है, तो प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है,
प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों को का विकास करना है। कह सकते हैं कि बालक के अंदर मौजूद जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर लाना है ना, बालक के अंदर मौजूद जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर लाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये जॉन डीबी कहते हैं। इस में रुचि व प्रयास दो तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, रुचि और प्रयास ये दो तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, और ये यहाँ पर बताई जा रही है, रुचि और प्रयास, ठीक है। पहली बात और दूसरी बात ध्यान देने की बात है, रुचि और प्रयास इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के दो मुख्य तत्व हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में किस पर जोर दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग की इन चीज़ों को समझ लिया तो इसके बिहाफ पर जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आप अभी हम लोग इसको देखेंगे भी, बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादाता के रूप में। इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादाता के रूप में होती है, अर्थात वो सहायक होता है ना, मार्गदर्शक होता है, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके संबंधित है। अगले पर चलेंगे, प्रगतिशील शिक्षा वास्तव में क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में शिक्षा और शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है, जहां बालक स्वयं द्वारा ज्ञान की संरचना करता है। ध्यान दीजिएगा, जहां बालक स्वयं द्वारा ज्ञान की संरचना करता है। प्रगतिशील कक्षा में रुचि और प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान है। बार बार आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में रुचि और प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा और शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है, जहां बालक स्वयं द्वारा ज्ञान की संरचना करता है। और प्रगतिशील कक्षा में रुचि और प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बिल्कुल दूर हट जाता हूं ताकि आप स्लाइड को चाहें तो आप इसकी पिक भी ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी बताती है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी तरफ जाएं, उससे पहले इसकी बात करेंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा मुख्यतः समस्या समाधान, प्रगतिशील शिक्षा मुख्यतः समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करती है, यानी कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत रुचि प्रयास को आधार बनाया गया है। बालक को स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की बात की जाती है, सभी को समान अवसर देने की, है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है, सभी को समान अवसर और समानता के अधिकार की बात की जाती है। इसमें शिक्षक समाज का क्या होता है? सेवक होता है, जिसे अभी हमने आपको बताया था कि वो सुविधादाता होता है, सुविधादाता कहलाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा है ये बच्चे की पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, बच्चा स्वयं से करके सीख रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास पर भी बल दिया जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित शिक्षा इस पर होती है, यहाँ पर ऊपर गलत हो गया, व्यक्तित्व विभिन्नता ऊपर नहीं है, यहाँ पर गलत है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित, ऊपर गलत है, यहाँ पर आधारित शिक्षा होती है ये, है ना। जैसे इसके लिए बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि आपके डेक्रोली विधि है ना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, और आपके जो है और भी अन्य विधियां हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा प्रणाली जो महात्मा गांधी की है ना। इस तरह से ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित हैं। रूसो और प्लेटो की जो है सुकरात की संवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि, है ना, रूसो की संवाद विधि और उनकी प्रश्नोत्तर विधि। इसी तरह से इसमें रटन विद्या का विरोध किया जाता है, इसमें रटने की विद्या पर विरोध किया जाता है, और करके सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। मुख्य बात क्या है? जॉन डीवी ने इतनी अच्छी बात कही है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को ईश्वर, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, जॉन डीवी ने शिक्षा को नहीं, शिक्षक को, ठीक है, इसको हम शिक्षक करेंगे, ध्यान रखिएगा, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक की बात की गई है। जॉन डीवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है, ठीक है, प्रतिनिधि
कहा है, ये नहीं रहेगा यहाँ पर कहा है। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जो भी भाई थोड़ा आप समझते हैं टाइपिंग करने वालों की कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है, इसको आप लाइटली लीजिएगा। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा हो जाती हैं, अब आदमी काम करता है बहुत सारे चीज़ों में, कभी कभी वैसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं मैं स्वीकार करता हूँ यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा हो गया है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो जॉन डीवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत हम जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा को बल दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में मुख्य बात क्या होती है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। शिक्षक मुख्य नहीं होता है, बल्कि बालक मुख्य होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हम आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षा प्रणाली है, याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? जीवन की शिक्षा प्रणाली है, जो कि प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। जो कि किस पर आधारित है? प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। हम इसमें अनेक नए नए प्रकार के प्रयोग करते हैं। ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, तो जीवन की शिक्षा पर आधारित होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें कि ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें बालक या शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु में रखते हुए शिक्षा की नीति बनाई जाती है। इसमें बालक या शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु रखते हुए शिक्षा नीति बनाई जाती है। शिक्षा नीति बनाई जाती है। बालक के मन स्थिति को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था कर उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसे समझ लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आ रहा है, इसे ध्यान देखना है कि भारत में किए गए इन्हीं प्रयासों में विख्यात शिक्षाविद गिजुभाई बधेका का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये कहाँ के थे? तो गिजुभाई बधेका जो है गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात। ठीक है, गुजरात के हैं ये, और इन्होंने सबसे पहले प्री नर्सरी स्कूल खोला था। इन्होंने सबसे पहले प्री नर्सरी स्कूल की स्थापना की थी। इस बाल केंद्रित शिक्षा की बात अमेरिका से उठती है। अमेरिका में जॉन डीवी जो शिक्षाविद है, उन्होंने जो है इससे संदर्भ में काम किया। उसके समर्थक, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में इनका प्रयास जो है शिक्षाविद है ना गिजुभाई बधेका के नाम जाता है। ठीक है, चलेंगे इसको आगे की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रेड लर्निंग, यानी बच्चों को ध्यान में केंद्रित रखते हुए शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। चलेंगे आगे की तरफ, और आज के अगली स्लाइड में हमारी ये है कि उन्होंने क्या कहा, किसने, है ना, बधेका जी ने क्या कहा। तो उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। संभवतः भारत में वे ऐसे पहले शिक्षक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, शिक्षा में पूर्व प्राथमिक स्तर प्री प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1920 ईस्वी में, ठीक है, गुजरात के भावनगर, याद रखिएगा, गुजरात के भावनगर में बाल मंदिर, ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के क्वेश्चन पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, बाल मंदिर की स्थापना की, जहां 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वेच्छा से खेलना, गाना, कविता पाठ करना, है ना, कहानी सुनाना, बागवानी करना, प्राकृतिक अध्ययन आदि के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान किया। बिल्कुल ये वैसा है जैसा कि इटली की मैडम मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने मोंटेसरी स्कूल की स्थापना की थी। तो मैडम मारिया, है ना, मोंटेसरी मेथड के अंतर्गत उन्होंने स्कूल की स्थापना की, और उसमें भी उन्होंने 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश दिया था। तो वैसे वो भी एक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन थी, बच्चों को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रणाली अपनाई थी मैडम मारिया ने। यहाँ पर भी जो है गिजुभाई बधेका ने भी जो है इसी को अपनाते हुए 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की। तो ये याद रखने का है, एग्जाम में सी-टेट और टेट के एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है। गिजुभाई के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, एक बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है। बहुत बेहतरीन बात कही है उन्होंने, एक बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि, भावनाएं, मस्तिष्क तथा समझ है, शक्तियां तथा कमजोरियां हैं तथा रुचियां और अभिरुचियां हैं। तो इस तरह से जो है ये गिजुभाई
बघेला जो हैं उन्होंने ये बात अपने शब्दों में कही है। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को केंद्र में रखते हुए टीचर बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। आप एक पिक से देख करके समझ सकते हैं इसको। चलेंगे अगले की तरफ, और यहाँ ध्यान देना है, इन्होंने बाल मंदिर दिया, अपने विद्यालय का नाम क्या दिया? बाल मंदिर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली बात करेंगे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, शिक्षार्थी होता है, पहले बात याद रखना है। एक विशेषता यह है, बाल सब मुख्य कौन है? स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे आप पिक में देख पा रहे हैं, बालक की सूचियां नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रुचियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं आदि को ध्यान में रख करके ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मुख्य बात ये भी है इसमें आती है, यहाँ पर है कि रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं आदि को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर बात क्या करते हैं? बच्चे की दैनिक समस्याएं। छोटे बच्चों की दैनिक समस्याएं बहुत होती हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको वो दूर करना चाहते हैं, तो वो इसमें कर सकते हैं। बालक को समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, यानी कि जो है डायग्नोसिस और रेमेडियल, डायग्नोसिस और रेमेडियल, है ना, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं इंग्लिश में, हम सब जानते हैं कि जिसका अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर मौजूद जो कमियां हैं या उसकी जो समस्याएं उसको पहचानना, है ना, कमियों को पहचानना, उसके रोग, जैसे कि किसी डॉक्टर के द्वारा जब रोगी का इलाज किया जाता है तो उससे पहले उसके रोगों की जांच की जाती है कि उसमें कौन कौन से प्रकार के रोग हैं, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। ठीक ऐसे ही निदानात्मकता में हम बच्चे के अंदर मौजूद जो समस्याएं होती हैं उनको पहले सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद हम उपचारात्मक में, रेमेडियल में हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और मुख्य बात यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता पर भी जोर दिया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी बच्चे के जोर दिया जाता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है, हर बालक अपने आप में एक विशिष्ट बालक होता है। इसलिए ये ध्यान रख रहा है कि हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता पर जोर दिया जाए, है ना। तो इस तरह से, अब विशिष्टता का अर्थ ये नहीं होता कोई बच्चा पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है तो कोई पढ़ने में स्लो लर्नर है, तो कोई बच्चा जो है किसी तरह से विशिष्टता के अंतर्गत ये भी आएंगे कि उसको फिजिकली कोई डिसएबिलिटी हो सकती है, शारीरिक रूप से वो अपंग हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी तरह के बच्चे में जो भी विशिष्टता होती है उसके आधार पर उसको शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस पर बहुत सारे जो है शिक्षण सिद्धांत बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जिस तरह से देख पा रहे हैं बच्चे को, कि बच्चों के साथ में हमें बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं बच्चों से मित्रवत व्यवहार भी करना है, बच्चे की हेल्प करनी है, बच्चे को शिक्षित करना है, बच्चे को ज्ञान प्रदान करना है, बच्चे को सांसारिक चीज़ें बतानी है, बच्चे को टेक्नोलॉजी बतानी है और बच्चे की तारीफ करनी है, यानी उसकी प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि के माध्यम से। और इस तरह से ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए हैं जो उसको अंदर केंद्र बिंदु में उसको ला रही हैं, अंदर की तरफ ले जा रही हैं, और ये सब बच्चा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसको आधार बना के की गई? बाल केंद्रित, है ना। ये क्या कहला रही है? बाल केंद्रित, बाल केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें बाल केंद्रित, तो शिक्षा बच्चे के को केंद्र बिंदु बना करके दी जाए तो उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। चलेंगे अगले की तरफ, जैसे कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम तथा अधिगम, ये सब बालक शिक्षार्थी के रूप में जब है तो उसको क्या चाहिए? शिक्षण विधियां बताई जाएंगी, जैसे अभी हमने चर्चा की, बहुत सारी शिक्षण विधियां है, डेक्रोली विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रश्नोत्तर विधि है, संवाद विधि है। भले ये बड़े स्तर के बच्चों के लिए होती है लेकिन फिर भी केंद्र बिंदु में बच्चा ही होता है, उसी को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रणाली अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्रामिंग टीचिंग मेथड, या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लर्निंग मेथड, है ना, स्किनर का सिद्धांत है ये। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं और बच्चा जो है पाठ्यक्रम के आधार पर और शिक्षण विधियों को के आधार पर क्या कर रहा होता है? अधिगम कर रहा होता है। तो इस तरह से शिक्षा बाल केंद्रित होती है। डायग्राम से आप स्पष्ट समझ रहे होंगे। चलेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, है ना, बच्चे के को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से शिक्षण विधियां अपनाई गई हैं। तो सबसे पहले रुचि का सिद्धांत है, इसमें बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो बच्चों को वही एजुकेशन देनी चाहिए। तो विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर शिक्षार्थी प्रभावी अधिगम करता है। पहली एक बात है जो ध्यान रखने की है, ठीक है। तो
के प्रति रुचि होने पर, बच्चे को अगर उसमें रुचि नहीं होगी तो वो अधिगम प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगा। प्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही प्रभावी अधिगम कर सकता है। जब बच्चे को हम सीखने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चा मोटिवेट होने पर उस चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाता है, तभी वो गोल प्राप्त कर पाता है, लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। चयन का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन, हर बच्चे की जो उसकी एबिलिटी है उसके अनुसार उसका जो है चयन किया जाना चाहिए और बच्चे को वैसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ध्यान रखते हुए। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है ये, जिसमें शिक्षक के लिए सभी छात्र एक तो बराबर है, लोकतंत्र समानता की बात करता है तो बराबर है। दूसरा, सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, भेदभाव रहित है। यहाँ पर कहेंगे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा भेदभाव रहित होनी चाहिए, शिक्षा भेदभाव रहित होनी चाहिए, है ना। और समानता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्रियाशीलता का सिद्धांत है, यानी कि शिक्षा जो है बच्चे को एक्टिवनेस के साथ दी जानी चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों का क्रियाशील होना आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति एक्टिव हो दूसरा नहीं एक्टिव हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस संदर्भ में क्या कहा जाता है, शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा के दो पोल है ना कहे जाते हैं, दो धुरी कहे जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पर कि शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वो इनके बीच में कैसा संबंध होता है, सह संबंध होता है, सह संबंध होता है, को रिलेशन होता है इनके बीच में। शिक्षक के बिना शिक्षार्थी अधूरा, शिक्षार्थी के बिना शिक्षक अधूरा, तो इसलिए दोनों के बीच में सह संबंध होता है। इसलिए इस बाल केंद्रित शिक्षा में क्रियाशीलता जरूरी है। इसका बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे को फ्री छोड़ दे, बच्चा अपने से पढ़ लेगा, नहीं, शिक्षक को उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है। तो इसलिए उस शिक्षक का भी यहाँ पर एक्टिव होना जरूरी होता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड हमें बताएगी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का स्थान होता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षार्थियों को सहयोग करता है, मार्गदर्शक करता है ना, और के रूप में काम करता है, वह उनका सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है ना। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बल्कि क्या है कि बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कौन कौन सी चीज़ें। तो शिक्षक निदानकर्ता के रूप में होता है, शिक्षक अधिगम सरलकर्ता के रूप में होता है, शिक्षक परीक्षणकर्ता के रूप में होता है। जब एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है, टीचर, तो क्या होता है, उसका जो समस्याएं होती हैं उसका वो निदान करता है, उसका जो है उपचार करता है ना, रेमेडियल टीचिंग करता है। शिक्षक जो है बच्चे को अधिगम जो है बहुत इजी, आसान, सरल अधिगम की तरफ ले जाता है कि जो चीज़ें वो बता रहा है वो बहुत आसानी से बच्चे के मस्तिष्क में बैठ जाए, है ना। डायग्राम्स आदि के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, अनेक शिक्षण विधियाँ, इस पर हमारा अगला वीडियो शिक्षण विधि पर आएगा, आप इसको देखिएगा। तो शिक्षण विधियाँ हैं जिनके आधार पर हम बच्चों को शिक्षित करते हैं और उनको अधिगम को उनके क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। और जब ये दोनों होता है तो हम बच्चे का परीक्षण भी करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं बच्चे का, और देखते हैं कि बच्चे ने जो सीखा या नहीं सीखा, अभी उसको किस स्तर पर चल रहा है और उसकी रफ्तार, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, तो इसको देखा जाता है। टीचिंग सेंटर्ड जो मॉडल है वो क्या है, टीचर के अंदर टीचर स्टूडेंट यानी कि टीचर जो होता है वो सभी बच्चों को क्या करता है, ज्ञान देता है। लेकिन याद रखने की बात है, जॉन डीवी की हम लोग बात कर रहे हैं, जॉन डीवी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उनसे कुछ सीखिए। बहुत बेहतरीन बात कही है कि अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उनसे सीखिए। तो इसलिए हमेशा टीचर का जो मॉडल होता है वो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट उसके केंद्र में होना चाहिए, स्टूडेंट को ध्यान में रखे वो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से मैं लिख दूं ताकि आप भी याद रखें कि यदि आप बच्चे को या छात्र को कुछ
सिखाना चाहते हैं तो पहले उससे कुछ सीखिए। यदि आप छात्र को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उससे कुछ सीखिए। ये जॉन डीवी कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर उनका आशय ये है कि बच्चे को पहले समझिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अब थोड़ा बोर्ड यहाँ पर कम है जगह, लेकिन हम यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल एच होता है, ट्रिपल एच, ठीक है। याद रखने की बात है। ट्रिपल एच क्या है? ट्रिपल एच में हैंड, हार्ट और हेड है। सबसे पहले हम बच्चे को ज्ञान दे रहे होते हैं मस्तिष्क से, सिर से, है ना। हेड यानी कि ज्ञान की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला एच जो होता है, यहाँ जगह कम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, स्पेस की कमी की वजह से। हेड होता है, ठीक है। तो बच्चा सिर से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, यानी कि ज्ञान जो टीचर के पास है वो बच्चे को देता है। उसके बाद क्या होता है? हार्ट, है ना। तो हार्ट से हम बच्चे को जब भी कुछ पढ़ाएं तो हार्ट से पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं। उसको केवल एक जो है लर्नर के रूप में ना देखें कि बस वो आया मेरा स्टूडेंट से और हमने उसको पढ़ाया और सिखा दिया, नहीं, बल्कि उसको दिल से पढ़ाने की कोशिश करें और साथ ही साथ उसको अपने हाथों से सजाएं और संवारें, अर्थात उसके जीवन का निर्माण करें। तो इस तरह से ट्रिपल एच होता है जो बच्चे को इस चीज़ के बारे में, यानी एक टीचर के अंदर गौर होना चाहिए। तो किसी जॉन डीवी जो कहते हैं कि कुछ अगर बच्चे आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को तो पहले सीखिए, पहले बच्चे को जानिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा कैसा है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहले हमें उस बच्चे को समझना होगा कि बच्चा चाहता क्या है ना। अगले की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट होगा समय का ध्यान रखना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चे को जब ध्यान में रख करके सेंट्रल एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दी जाए तो उसमें बच्चे को के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया जाए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में पाठ्यक्रम का आधार बालक की रुचियां होनी चाहिए, ठीक है, आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए, है ना। इस आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम होना चाहिए। साथ ही साथ बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान, बालक का जो पूर्व ज्ञान है उस पर अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना का ध्यान रख के बच्चे को देश प्रेम की भावना बचपन से ही जो है उसके मन में रखनी चाहिए। सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए सर्वांगीण विकास की, और मानसिक स्तर पर के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे का जो मेंटल लेवल है, बच्चे के मेंटल लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। चलेंगे अगले की तरफ, और अब जो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम में आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के ये प्रश्न 2019 का टेट सी-टेट एग्ज़ाम हो या अन्य कोई परीक्षाएं हैं, टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट इत्यादि में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलेंगे अगले। इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। अभी हमने चर्चा की है मुख्य रूप से, तो हम जाएंगे, हमें पता है कि इस पर किसके आंसर जाएंगे? बाल केंद्रित शिक्षा ही जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षा का सबसे बड़ा क्या है? योगदान है, ठीक है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना और अनुकरण के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो यहाँ पर बच्चों को कौन से उस पर हमें आंसर पर जाना चाहिए? तो बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। तो आंसर हम किस पे जाएंगे? सीधे सीधे दूसरे नंबर की तरफ जाएंगे। बच्चों को उनके अंदर मौजूद जो अभिव्यक्ति है उसको देना चाहिए, उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। तीसरे की तरफ चलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे बच्चे जाए, टीचर के शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना,
निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ये सब बातें तो हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा की जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या होगी कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चे जो कुछ कहना चाहते हैं वो उनको अवसर मिले। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले बच्चों से कुछ सीखें। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चे हमें सिखाएंगे, मतलब हमें बच्चों को समझना पड़ेगा, उन्हें अपनी बातों अपने अनुभवों को बताने पड़ेगा, के लिए अवसर देना पड़ेगा। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपने आप से संसार का अन्वेषण करते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे और अगली तरफ चलेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। अभी हमने इस पर चर्चा की, आप आंसर पर जा सकते हैं, है ना। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे किसकी, जॉन डीवी की। जॉन डीवी ने जो है इस का जो है विचार दिया, या इसके वो प्रतिपादक थे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है कि केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर हो जाना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यथवत्र याद करना, एटिटिस जैसा है उसी को याद करने देना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। स्वाभाविक सी बात है, अभी अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, ये उसी से पिछले वाले प्रश्न की तरह मिलता हुआ प्रश्न है। तो हम बच्चों के अनुभवों को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ये। चलेंगे छठे प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योग्यता के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके योग्यता के संदर्भ में बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की योग्यता, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योग्यता बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर हमारा मुख्य रूप से इसी पर आधारित होगा। तो आप प्रैक्टिस आसानी से अब इस कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने पीछे चीज़ों को अच्छे से समझा, तो अब प्रश्नों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। एक कक्षा में अध्यापिका, है ना, एक और स्थान खाली है। कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित करके, प्रगतिशील करके, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। हमने अभी इस पर बात की थी। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका, तो यहाँ पर किस पर आंसर पर जाएंगे हम, प्रगतिशील शिक्षा की तरफ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों का विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न होगा हमारा कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में या विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, या विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्नों के उत्तर जब इस स्वरूप में होते हैं तो ध्यान रखने की बात होती है कि आपको सेंटेंस को अच्छे से समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान की प्राप्त किया जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि बच्चे को हम अवसर देते हैं कि बच्चा अपने अवसर दे और अपने मस्तिष्क से चीज़ों को सोचे और विचारे, तो अपने ध्यान में जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान की संरचना करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और कहलाएगा कि प्रगतिशील कक्षा शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। शिक्षा सूचना को प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल के प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, यह परीक्षा मापदंड संदर्भित और बाह्य होते हैं। तो ध्यान देना, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। शिक्षा सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, बच्चों को केवल इंफॉर्मेशंस देते हैं और उनको सहयोग और मार्गदर्शन करते हैं। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है ना। यह अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलते हैं।
या फिर परीक्षा मापदंड। तो सीधी सी बात है, बच्चे स्वयं से सीखते हैं, उनको करके सीखने के लिए बल दिया जाता है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ये जो है आंसर ज़्यादा सही है और इसलिए इसका आंसर होगा ये। चलेंगे अगले की तरफ। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हमने बात की थी। तो ये पब्लिक विद्यालय का, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, ये सब होगा नहीं, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण होता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय। चलेंगे अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इनमें से प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ये होगा नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं देते सीधे हम इसमें। परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल नहीं देते बच्चे को, सीखने और एबल बनाने पर बल देते हैं, बार बार ली जाने वाली परीक्षाओं पर नहीं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। जब बच्चे को जब हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हम समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के लचीलेपन पर ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर हम एक उदाहरण लें तो मान लीजिए कि ये शिक्षक है, ठीक, तो विद्यार्थी किस रूप में बैठाए जाएंगे? विद्यार्थी फिर बैठाए जाएंगे ऐसे। ताकि एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों पर आसानी से ध्यान दे सके, उसकी तरफ ध्यान जा सके, उसका ध्यान इस पर भी हो और इनके द्वारा इनकी तरफ जा सके, इनकी तरफ हो, इनकी तरफ हो और इनकी तरफ हो। तो ये होंगे शिक्षार्थी। ठीक, और इस तरह से एक जो यहाँ पर क्या है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। कोई भी बच्चा उठ करके कहीं से भी स्थान रिक्त कर सकता है, वहाँ जा सकता है, वहाँ से उठ करके शिक्षक से बात कर सकता है। तो बैठने की व्यवस्था हमेशा सही और सुचारू और लचीलेपन के रूप में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये स्टूडेंट्स आज के हमारे क्वेश्चंस थे। तो ध्यान देंगे, अगले हमारी स्लाइड जो वीडियो होगी वो इसी से संबंधित ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित होगी और हम ऐसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगले वीडियो के तक आने तक आपका से बहुत यानी इजाज़त चाहते हैं और ये कहेंगे कि अगली वीडियो तक के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड बाय, जय हिंद।